सफेद रंग में सारे रंग शामिल हैं। दुनिया की सारी रोशनियां इसी में समाई हुई है। सफेद रंग और शांति का कोई रिश्ता नहीं है। ये पंक्ति लिखने वाली दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को साल 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार देने वाली रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने उनके नाम की घोषणा करते हुए कहा, यह सम्मान हान के पैनेपन से भरे काव्यात्मक गद्य के लिए है, जिसमें अतीत के ट्रॉमा से मुठभेड़ भी है और मानव जीवन की कोमलता भी हमारे सामने जाहिर होती है। स्वीडिश एकेडमी के परमानेंट सेक्रेटरी मैट्स मालम ने एक सुंदर किस्सा सुनाया। जब उन्होंने हान को नोबेल मिलने की सूचना देने के लिए फोन किया तो ऐसा लग रहा था कि हान एक आम सा दिन बिता रही थी। उन्होंने अभी अभी अपने बेटे के साथ खाना खाया था। वो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद दोनों की बातचीत दिसंबर की सर्दियों की ओर मुड़ गई, जब हान को औपचारिक रूप से नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, सौंपा जाएगा। हान का जन्म 1970 के जाड़ों में हुआ था। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू शहर, ये दक्षिण कोरिया का शहर है, वहां पर जन्मी हान इस वक्त अपने मुल्क की राजधानी सियोल में रहती है, जहां से वो 9 बरस की उम्र में अपने परिवार के साथ बसने चली गई थी। उनका परिवार साहित्य में रचा पगा है। पिता हांग सियुंग वुन एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं। हान को साहित्य में नोबेल मिला है तो जाहिर है कि साहित्य के प्रति वो पूरी तरह समर्पित रही हैं। लेकिन अपने लेखन के साथ साथ कला और संगीत के क्षेत्र में भी उनका बराबर दखल रहा है और ये रेंज उनकी लिखाई में भी बखूबी दिखती है। सियोल स्थित योनसी यूनिवर्सिटी में कोरियन साहित्य पढ़ने से पहले वो संगीत की दुनिया में ही रमी हुई थी। बतौर लेखिका हान का करियर साल 1993 में शुरू हुआ, जब लिटरेचर एंड सोसाइटी पत्रिका में उनकी 5 कविताएं छपी। इसके 2 बरस बाद साल 1995 में उनकी छोटी कहानियों की पहली किताब आई। नाम था लव ऑफ यू सू। यहां वे पहली बार गद्य की दहरी में दाखिल होती हैं। रेड एंकर कहानी के लिए उन्हें एक साहित्यिक प्रतियोगिता में अवार्ड भी मिला था। लेकिन उनके जिस काम से उन्हें ब्रेक थ्रू मिला था वो था साल 2007 में छपा उनका उपन्यास द वेजिटेरियन। 2016 में इस किताब को बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने ह्यूमन एक्ट्स, द व्हाइट बुक ऐसे तमाम उपन्यास भी लिखे हैं। उनकी सबसे हालिया किताब 3 बरस पहले 2021 में आई, नाम वी डू नॉट पार्ट। कविता और कहानी दोनों ही विधाओं में वो लगातार लिखती रही हैं। उनकी लिखाई में जीवित और मृत, देह और आत्मा के बीच संबंधों के बारे में उनकी बारीक जागरूकता झलकती है और इसी वजह से अपनी कविताओं में लगातार नए नवेले प्रयोग करने की वजह से वो गद्य लेखनी की मौजूदा दुनिया में एक बेंचमार्क बन गई है। इस बात को थोड़ा साफ गोई से समझने के लिए 2014 में आई उनकी किताब ह्यूमन एक्ट्स का यह अंश पढ़िए। मैं हर दिन लड़ रही हूं अकेले। मैं उस नरक के साथ जंग में हूं जिससे मैं बच गई हूं। मैं अपनी खुद की मानवता के लिए यह लड़ाई लड़ रही हूं। मुझे रोज इस ख्याल से मुठभेड़ करनी होती है कि बचने का एकमात्र तरीका मृत्यु ही है। हान की कल्पनाओं की दुनिया में मानव मन के तहखानों में छिपे अंधेरे को टोहने की कोशिश है। किसी रोशनी के आश्रय नहीं, अपनी बेपैरहन उंगलियों के सहारे। साल 2012 में शाया हुई उनकी एक छोटी कहानी है यूरोपा। इसमें कहानी कहने वाला एक पुरुष है जिसने एक महिला का मुखौटा लगाया हुआ है। वो एक ऐसी महिला के प्रति आकर्षित हो गया है जिसकी शादी अभी अभी हाल ही में टूटी है। कहानी के नैरेटर पुरुष के पास सिवाय चुप्पी के कोई जवाब नहीं होता जब उसकी प्रेमिका पूछती है, अगर तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जी पाने में सक्षम होते तो तुम अपने जीवन के साथ क्या करते। कहानी का एक हासिल है ये समझाइश कि इस दुनिया में ना तो तृप्ति के लिए और ना ही प्रायश्चित के लिए कोई जगह है। दुख एक ब्लैक होल की तरह हमें खींचता है। बुद्ध ने कहा था, जीवम दुखम सर्वम दुखम, यानी जीवन में दुख है और सब जगह दुख है। संस्कृत के महान कवि भवभूति ने तो यहां तक कह दिया था, एको रसः करुण एव, माने रस तो केवल एक ही है और वो है करुण रस। सुख की छतें होती हैं अलग अलग, लेकिन दुख एक नीले आसमान सरीखा है जिसमें सबका समरूप हिस्सा है। अपने खांचे के आसमान को हान ने सफेद रंग से लीपा है। 2016 में आई उनकी किताब द व्हाइट बुक दुख का दस्तावेज है। इस किताब में उनकी काव्यात्मक शैली हावी रही है। ये उपन्यास उस व्यक्ति को समर्पित एक शोक गीत है
जो उपन्यास के मुख्य किरदार की बड़ी बहन हो सकती थी, लेकिन जन्म के कुछ घंटों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। सफेद रंग की चीजों पर लिखे गए छोटे छोटे नोट्स के साथ ये किताब अपनी दिशा में आगे बढ़ती है। इसलिए ये किताब एक उपन्यास से ज्यादा प्रार्थना की किताब है। कल्पना कैसे कैसे कुलाचे भरती है, इसका एक मॉडल है ये उपन्यास। कहानी का नैरेटर ये मानता है कि अगर उसकी बहन को जीने का मौका मिल पाता तो वो खुद पैदा होना नहीं चाहती। मृत बहन के लिए लिखे इस किताब के आखिरी शब्द थे, उन सभी सफेद चीजों के भीतर मैं आपकी छोड़ी गई अंतिम सांस लूंगी। हान के साहित्य को थोड़ा और साफ समझने के लिए हम चिड़िया की आंख खोज रहे थे और किस्मत से हमें घर से निकलते ही मंजिल मिल गई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज में प्रोफेसर सत्यांशु श्रीवास्तव से हमने बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उनके लेखन में अतीत का ट्रॉमा भी है, जिसको आप अतीत के ट्रॉमा जब हम बात कर सकते हैं तो उसमें आई थिंक जो दुखद घटनाएं हैं जो उन्होंने देखी हैं, या व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, उस तरह के दर्द, उसका विषय भी काफी उभरता है। उनकी रचनाओं का एक ये केंद्रीय भाव भी रहा है, जहां वे अपने पात्रों को और अनुभवों को और उस तरह के संघर्षों को उन पात्रों के माध्यम से अतीत के जख्मों को भी दर्शाती रहती हैं। हान की लेखनी में जो मानव जीवन की जो कोमलता है, आई थिंक उस पर सबसे ज्यादा विशेष रूप से जोर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि उनके लेखन में न केवल त्रासदियों का संदर्भ मिलता है आपको, बल्कि उसमें जीवन की संवेदनशीलता जो होती है, प्यार है, रिश्तों की गहराई है, मानव हृदय की नाजुकता है, भावनाओं की भी बेहद खूबसूरती, ये सारी चीजों को बड़ी खूबसूरती से व्यक्त किया जाता है। उनकी रचनाओं में आघात और करुणा, प्रेम और पीड़ा और इस तरह के जटिल मिश्रण प्रमुखता से मिलते हैं। तो मुझे लगता है जब हम इस तरह का उनको एक ये दिया गया कि आपकी जो गद्य है वो काव्यात्मक है, आई थिंक ये जो मिश्रण वो व्यक्त करती हैं अपनी लेखनी में, उसकी वजह से मुझे लगता है कि इस तरह का एक कमेंट्री या इस तरह का कमेंट स्वीडिश एकेडमी से उनको मिला। उनकी रेंज भी अगर हम देखें, हान की जो रेंज है मुख्यतः जिन भावनाओं को वो तरजीह देती हैं, उसमें अतीत का दर्द और आघात, जैसे कि अभी मैंने बताया, ये प्रमुखता से रहता है। उनके पात्र अक्सर अपने व्यक्तिगत या ऐतिहासिक अतीत के दुखद अनुभवों से जूझते मिलते हैं हमेशा। मानवीय संवेदनशीलता हमें काफ़ी देखने को मिलती है उनके लेखन में। जीवन की कोमलता है, प्रेम है, दया है, करुणा है, उसको प्रमुखता से तरजीह दी गई है। अस्तित्व की खोज एक बहुत प्रमुख एक उनका एक एस्पेक्ट मैं कहूँगा ज़रूर है। उनके नायक अक्सर जीवन के अर्थ और अपनी पहचान को हमेशा खोजते हुए आपको मिलेंगे। और एक अकेलापन और आत्म संघर्ष, ये भी उनके पात्रों में आपको हमेशा देखने में, पात्रों का आंतरिक संघर्ष, सामाजिक अलगाव, इस तरह की जो भावनाएं हैं उसको बड़े गहरे और सूक्ष्म तरीके से व्यक्त करती हैं हानगान। हान की लिखाई की उंगली पकड़कर हम कोरियाई साहित्य को भी थोड़ा और जानना बूझना चाहते थे, सो इन सवालों का भी प्रोफेसर साहब ने शमन किया। एक बड़ी विशिष्ट विशेषता है कोरियाई साहित्य की, जिसको हम हान के नाम से जानते हैं। ये हान भी हानगांग के नाम में भी हान है, और ये कोरियन भाव जो हान, जो एक इमोशन है, एक जंबो इमोशन है, इसको मैं और अभी थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा आपके सामने। वो भी हान ही बोलते हैं उसको भी। ये एक बड़ा विशिष्ट एक एक एलिमेंट है कोरियन लिटरेचर में, कोरियाई साहित्य में, जिसको हम लोग देखते हैं और जिसका अनुवाद करना, जिसको ट्रांसलेट करना बड़ा ही मुश्किल माना जाता है। वो हिंदी में भी हमें मुश्किल होता है अनुवाद करना, उसका कोई एक शब्द नहीं है। ये कोरियाई कल्पना की एक आंतरिक विशेषता है, आप कह सकते हैं, जिसे कोरियाई संस्कृति और जीवन के लगभग हर पहलू में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग पाते हैं। इसे विशेष रूप से कोरियाई मनोविज्ञान के भावात्मक पक्ष का एक आवश्यक घटक माना जाता है। तो वास्तव में एक्चुअली हान है क्या? आप भी सोच रहे होंगे ये है क्या? क्या हम हान को परिभाषित कर सकते हैं? हान ना तो एक आसान अवधारणा है कि जिसे आसानी से परिभाषित किया जा सके, और ना ही समझा जा सकने वाला एक भाव है। इसे समझने का प्रयास में सबसे पहले उसके संदर्भ को समझना पड़ता है। तो संदर्भ को समझना जरूरी है, लेकिन उसके संदर्भ में हान का प्रयोग हो रहा है, उसके हिसाब से आप उसको एक भाव का नाम दे सकते हैं।
तो अंग्रेजी में हान का कोई प्रत्यक्ष अनुवाद हिंदी में भी नहीं, हम लोग काफी मुश्किल होती है उसको ट्रांसलेट करने में। इसलिए संदर्भ के आधार पर इसे प्रमुखता से दुख, घृणा, नाराजगी, पछतावा, क्रोध, वेदना, इस तरह के शब्दों से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। पर ये सब भी है और ये अलग अलग भी है। हान अगर कहा जाए तो हान अपने आप में सिर्फ दुख भी हो सकता है, सिर्फ नाराजगी भी हो सकता है, और ये सारी चीजों भी एक साथ भी हो सकता है। तो एक जंबो इमोशन जैसा है, अन्यायों के खिलाफ सुलझे आक्रोश की भावना, सुलझे, और एक एक असहायता की अनुभूति, क्योंकि कोई शक्तिशाली परिस्थितियों के खिलाफ अगर खड़ा है तो उसकी भावना भी हान हो सकती है। एक तीव्र दर्द का भाव भी हान हो सकता है जो पूरे शरीर को मरोड़ देता है। और एक प्रतिशोध लेने की एक जिद्दी इच्छा तथा अन्याय को ठीक करने की तीव्र लालसा, ये सब मिलकर भी हान हो सकता है। तो हान से जुड़ी एक कोरियाई कहावत भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। योजागा हानल फुमुम्यन ओन्युवरे सॉरी का नेरिंदा। अर्थात अगर एक औरत अपने दिल में हान को संजो ले तो मई और जून में भी पाला पड़ सकता है। तो महिलाओं के कोमल दिलों में संजोए गए हान, इस भावना की गहराई इतनी ज्यादा होती है कि ये आसमान तक पहुंच जाती है और गर्मी में भी पाले का कारण बन सकती है। इस तरह की एक कहावत कोरिया में है। तो हान एक तरह से प्रतिशोध की लालसा भी है, और लेकिन इसका पीछा नहीं करती है, उस लालसा को अ, उसका पीछा नहीं करती, उसके पीछे पड़ नहीं जाती है, बल्कि ये धैर्यवान है, उम्मीदों से भरी है, और कभी हिंसक नहीं होती। तो ये दिल से थोड़ा सा दूर भी रहती है, लेकिन एक व्यक्ति का हान अंततः उसके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा भी बन जाता है, और एक पछतावे की भावना और उस भाग के प्रति अवमानना जो उसे उसके दुख का कारण भी बनता है, वो भी हो जाता है। तो ये आत्मा में धीरे धीरे एक लंबे समय तक बना रहने वाला दर्द भी है, जो भारी कठिनाइयों, अन्याय या उत्पीड़न के कारण पैदा होता है। और ये एक दुख और घृणा का मिश्रण भी हो सकता है। हान एक तरह का निराशाजनक, आप कह सकते हैं, भावना को व्यक्त भी करता है, और एक क्रूर वास्तविकता के प्रति मौन स्वीकृति, और अंततः प्रतिशोध की प्राप्ति तक दृढ़ता से टिके रहने का एक शांत संकल्प भी है। तो ये इतना कुछ है हान। अगर एक औरत अपने दिल में हान को संजो ले तो मई और जून की गर्मी में पाला पड़ सकता है। हान में एक किस्म के प्रतिशोध की लालसा भी है, लेकिन वो इस लालसा का पीछा नहीं करती है, इसके लिए डेस्परेट नहीं है, उनमें धैर्य है और ये उम्मीद से भरी फीलिंग है जिसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हान एक निराशाजनक भावना को व्यक्त भी करता है और एक क्रूर वास्तविकता के प्रति मौन सहमति और अंततः प्रतिशोध की प्राप्ति तक टिके रहने का एक शांत, संकल्पित और संयत तरीका भी है। आप उनकी साहित्यिक दुनिया के अरण्य में खूब विचरण करें, तब तक हम आपको उनके लिखे के साथ छोड़े जाते हैं। कुछ यादें कभी ठीक नहीं होती। जब बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है, समय बीतने के साथ फीकी पड़ने के बजाय वही यादें पीछे रह जाती हैं। दुनिया अंधेरे से भरती जाती है, जैसे कि बल्ब एक एक करके बुझते हैं। लिखा है दीपक तेंगुरिया ने। मेरा नाम है अभिषेक, कैमरे के पीछे है प्रशांत। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।